चुनावी सुर्खियों से आगे बढ़कर आज हम आंकड़ों के जरिए एक राजनीतिक परिणाम की गहराई से पड़ताल करेंगे। डोंगरगढ़ को एक केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल करते हुए हम ये समझेंगे कि जमीनी स्तर पर जीत और हार कैसे तय होती है। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? हमारा रोडमैप बहुत सीधा है। हम डोंगरगढ़ की राजनीतिक जमीन से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों की कहानी को समझेंगे, वोट देने वाले लोगों की पहचान करेंगे और फिर एक रणनीतिकार के नजरिए से देखेंगे कि इस सब का मतलब क्या है। और आखिर में हम बात करेंगे कि कैसे इस विश्लेषण को शासन के एक ब्लूप्रिंट में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस जमीन को समझते हैं जहां ये पूरी राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई। ये डोंगरगढ़ है। छत्तीसगढ़ की ये सीट एक अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षित सीट है। और ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये इस क्षेत्र के पूरे राजनीतिक समीकरण को तय करता है। यहाँ की राजनीति, यहाँ का सामाजिक ताना बाना इसी आरक्षण की नींव पर बना है। 2023 के चुनाव का जो असल तनाव था वो इसी बात में था। एक तरफ मतदाता बहुत बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले और दूसरी तरफ नतीजा एक बहुत ही छोटे, बहुत ही मामूली अंतर से तय हुआ। ये सचमुच हर एक वोट के लिए एक लड़ाई थी। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की रीढ़ होते हैं, क्योंकि देखिए, राय और अनुमान तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो संख्याएं हैं वही असली कहानी बताती हैं। सबसे पहले इस संख्या पर गौर कीजिए, 82.34%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग, यहाँ का नागरिक समाज कितना जागरूक और राजनीतिक रूप से सक्रिय है। डोंगरगढ़ के लोग अपने मताधिकार को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो नतीजा क्या रहा? यहां हम 2023 के चुनाव परिणाम का वोट प्रतिशत देखते हैं। कांग्रेस को करीब 52% वोट मिले, जबकि भाजपा को लगभग 44%। लेकिन असली कहानी इन वोटों की असल संख्या में है, 79,145 बनाम 74,778। इससे हमें जीत के पैमाने का सही अंदाजा होता है। और यह है वो निर्णायक संख्या, जीत का अंतर, सिर्फ 14,367 वोट। सोचिए, 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले क्षेत्र में नतीजा इतने कम वोटों से तय हो गया। ये दिखाता है कि मुकाबला कितना कड़ा था और हर बूथ पर लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण थी। अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो एक दिलचस्प कहानी दिखती है। 2003 से 2013 तक यहां भाजपा का दबदबा रहा, लेकिन 2018 के नतीजों को देखिए, कांग्रेस के वोट शेयर में एक जबरदस्त उछाल आया। यह साफ दिखाता है कि डोंगरगढ़ के मतदाता किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। हो सकता है 2018 में कृषि से जुड़े मुद्दे या राज्य स्तर की सत्ता विरोधी लहर ने इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई हो। देखिए, जब 82% से ज्यादा लोग वोट देने के लिए अपने घरों से निकलते हैं तो यह सिर्फ एक चुनाव नहीं रह जाता। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिस्टम में लोगों के विश्वास को दिखाता है और इससे सार्वजनिक जीवन में हम सब पर एक जिम्मेदारी आती है कि हम अपनी बहस को, अपनी बातों को तथ्यों और सम्मान के दायरे में रखें और हर नागरिक की गरिमा को बनाए रखें। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, लेकिन इससे भी जरूरी सवाल है कि क्यों हुआ। इन आंकड़ों के पीछे लोग कौन हैं, उनकी मूल चिंताएं क्या हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डोंगरगढ़ में असली किंगमेकर कौन है? इसका जवाब यहाँ की जनसांख्यिकी में छिपा है। क्योंकि ये एक एसटी आरक्षित सीट है, तो सतनामी और धोबी जैसे समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा गोंड जनजाति की एक बहुत बड़ी आबादी है जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकती है। सच तो यह है कि इन 2 बड़े समूहों का वोट जिस तरफ जाता है, जीत उसी की होती है। और ये समुदाय चाहते क्या हैं? उनकी मांगें बहुत बुनियादी और जमीनी हैं। बेहतर सड़कें और पीने का पानी, खेती और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर और विशेष रूप से उनके लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाएं जो उन तक सही से पहुंचें। यही वे असल मुद्दे हैं जो यहां वोट तय करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए एक राजनीतिक रणनीतिकार की तरह सोचते हैं। हम कुछ विश्लेषणात्मक ढांचों का उपयोग करेंगे ताकि इस चुनावी मुकाबले की भीतरी संरचना को समझ सकें और शोर से सिग्नल को अलग कर सकें। पहला है चतुर्मुख सिद्धांत। ये किसी भी पार्टी की ताकत को 4 अलग अलग नजरियों से देखता है। पहला, क्या उन्हें वोट मिलते हैं? दूसरा, क्या जमीन पर उनके पास कार्यकर्ता हैं? तीसरा, क्या उनकी कहानी, उनका नैरेटिव लोगों को पसंद आता है? और चौथा, क्या उनके पास अभियान चलाने के लिए जरूरी संसाधन है? दूसरा फ्रेमवर्क है VRINO। इसे ऐसे सोचिए, क्या किसी पार्टी के पास कोई ऐसी खास ताकत है जो कीमती है, जो दूसरों के पास नहीं है, जिसकी नकल करना बहुत मुश्किल है और जिसे उनकी टीम प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकती है?
यह टिकाऊ राजनीतिक लाभ को समझने का एक तरीका है। अब देखिए कि यह कांग्रेस पर कैसे लागू होता है। उनकी ताकत सत्ता में होना और एससी आरक्षित सीटों पर उनकी पकड़ है, लेकिन कमजोरी बूथ स्तर पर एक समर्पित कैडर की कमी। उनके लिए अवसर एससी एसटी समुदायों के लिए लक्षित योजनाएं बनाना है, लेकिन खतरा भाजपा की राष्ट्रीय कहानी से आता है जो स्थानीय मुद्दों पर हावी हो सकती है। विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन असली काम उस विश्लेषण को एक ठोस कार्य योजना में, एक एक्शन प्लान में बदलना है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। ये एक 60 दिवसीय एक्शन प्लान का उदाहरण है। यह चुनाव के दिन तक की गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से दिखाता है। D60 पर डेटा विश्लेषण से शुरू होकर D-Day पर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के साथ समाप्त होता है। हर चरण पूरी तरह से व्यवस्थित है। और आज के युग में डिजिटल रणनीति के बिना कोई भी योजना अधूरी है। इसमें छोटे छोटे स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप्स, झूठी खबरों का तुरंत खंडन करने वाले फैक्ट काउंटर्स और सीधे मतदाताओं से जुड़ने के लिए लाइव सेशन जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय विश्वास सबसे जरूरी है। हर मतदाता की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत के डेटा संरक्षण कानून की भावना भी यही है कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी का उपयोग उनकी स्पष्ट सहमति और एक तय उद्देश्य के लिए ही किया जाए। अब हम अपने विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, चुनाव जीतना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो फिर असली उद्देश्य क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, असली जीत उस दिन नहीं होती जब नतीजे आते हैं। असली जीत तब होती है जब आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है और उनके जीवन को बेहतर बनाता है। डेटा और रणनीति, ये सिर्फ उस लक्ष्य तक पहुंचने के साधन हैं। मैं आप सबको इस एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर चुनाव एक परीक्षा है तो उसका सिलेबस क्या है? सिलेबस है लोगों की जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं, उनकी शिकायतें। और शासन का काम सिर्फ उस सिलेबस को लगातार पढ़ना और उसे पूरा करना है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।